हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 30 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर 3 पर बात की जा रही है। ये बात है जैसलमेर जिले की। तो यहाँ बताया गया है कि थैयाद गाँव की पहाड़ियाँ हैं जैसलमेर जिले में। यहाँ पर दुर्लभतम जीवाश्म मिले हैं जुरासिक समय के। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जैसलमेर के थैयाद गांव की पहाड़ियों में विश्व के सबसे पुराने मोलस्का जंतुओं के जीवाश्म मिले हैं यहाँ पे। तो ये न्यूज़ कवर की गई है। ये एक्चुअली जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और कुछ और लोगों ने मिलकर के यहाँ पे कुछ स्टडी की है। तो वहाँ पे ये फाइंडिंग सामने आई है कि इस प्रकार की चीज़ें होने की संभावना बताई जा रही है। तो ये समय बताया जा रहा है 20 करोड़ साल पुराना, और इस पीरियड को बोला जाता है मीजोइक ईरा, यानी कि मीजोइक काल इसको बोला जाता है। ये जो समय है जबकि ये बात बता रहे हैं अपनी फाइंडिंग में। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसलमेर में बताया जाता है कि पहले छिछला समुद्र पाया जाता था वहाँ पे, मतलब कि हल्का समुद्र होता था जहाँ पर कि मांसाहारी डायनासोर विचरण करते थे, यानी कि वो वहाँ पे घूमा करते थे। तो इस प्रकार की ये फाइंडिंग बताई गई है, ये जो स्टडी की है इन्होंने यहाँ पे। तो आपको पता होना चाहिए जैसलमेर जिले में जुरासिक युग की कुछ ये चीज़ें चल रही हैं, और थैयाद गाँव की पहाड़ियों के बारे में यहाँ पे बात की गई है जैसलमेर के संबंध में। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है कंटेनर की कमी के चलते जो हैंडीक्राफ्ट उद्योग है उसको भारी नुकसान, भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो आप देख सकते हैं ये इस प्रकार के कंटेनर होते हैं जहाँ पर कि आप अपने चीज़ों को आयात और निर्यात आसानी से कर सकते हो। आपको पता है हैंडीक्राफ्ट उद्योग बहुत ही फेमस है राजस्थान का, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है राजस्थान से। तो कंटेनर की कमी के कारण ये इस प्रकार की समस्या इनको आ रही है यहाँ पे। ये जो काम करने वाले लोग हैं, जो बिजनेस करने वाले लोग हैं। तो आपको पता होगा कि राजस्थान में इनलैंड कंटेनर डिपो हैं, इनलैंड कंटेनर डिपो। इनको ड्राई पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है राजस्थान में। अब ये होते क्या है, आपको पता होगा कि सी एरियाज़ के अंदर पोर्ट आपने देखे होंगे, जो कि आपको पता है सबसे ज़्यादा ट्रेड जो किया जाता है वो सी एरियाज़ के जरिए किया जाता है, जो कि सी कनेक्टेड एरियाज होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जितने भी अपने 9 स्टेट हैं जो कि समुद्र से लगते हैं, वहाँ पर इस प्रकार के आप पोर्ट देखते हैं, जिनमें कि मेजर 13 पोर्ट हैं और कुछ छोटे छोटे पोर्ट मिलाकर के 200 पोर्ट होते हैं। तो उसी प्रकार से जो लैंड एरिया है जहाँ पे कि सी कनेक्ट नहीं है, राजस्थान जैसे कि लैंड एरिया पूरा यहाँ पे सी नहीं लगता है, तो यहाँ पर इनलैंड पोर्ट बनाए गए हैं। ये इनलैंड पोर्ट क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार के कंटेनर होते हैं जिसमें कि आप अपना सामान भेज सकते हैं और मंगवा सकते हैं। ये फिर सी एरियाज़ पर जाते हैं और वहाँ से फिर मतलब बड़े स्तर पर चीज़ों को आगे ले जाया जाता है जहाँ पर भी आपको पहुँचाना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये इनलैंड कंटेनर पोर्ट जो है। तो राजस्थान में 3 है इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए। कनकपुरा जयपुर के अंदर स्थित है ये एक पोर्ट, दूसरा है भगत की कोठी जोधपुर, और तीसरा है रावत वाता रोड कोटा। तो 3 जगहों पर ये हैं इनलैंड कंटेनर पोर्ट, और जालौन में भी इसे स्टैब्लिश करने की बात चल रही है। तो इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या होते हैं इनलैंड कंटेनर पोर्ट या ड्राई पोर्ट। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है। ये डोनाल्ड ट्रंप संबंधी न्यूज़ है यूएसए की। यहाँ पे तो बता रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी कोई चांस है कि दोबारा जीत के आ सकते हैं। कुछ चर्चा यहाँ पे की जा रही हैं। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके संबंध में। तो निर्वाचक मंडल होता है वहाँ पे जिसको हम इलेक्टोरल कॉलेज बोलते हैं। अब क्या होता है, आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक प्रकार से अप्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसे होता है, वहाँ पे जैसे जो भी स्टेट हैं, अब जैसे कि आपने नॉमिनेट कर दिया कि अभी जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनेंगी। तो यहाँ पे सपोज कि ये कैलिफोर्निया स्टेट है। अब यहाँ पे जो लोग हैं, मतदान करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे इलेक्टर होते हैं, यानी कि जो प्रत्याशी वो खड़े होते हैं वहाँ पे, वो कहते हैं ये प्रत्याशी कि हम सपोर्ट देंगे बाद में जाकर के जो बाइडेन को। तो वहाँ की जो जनता है वो अपना वोट जो बाइडेन को नहीं देती है, वो देती है ये प्रत्याशी जो उनके इलेक्ट हो यहाँ पे खड़े होते हैं उनको देती है। वो कैसे देती है, इनको लगता है वोटर्स को कि ये जो प्रत्याशी है ये अपना वोट जाकर के जो बाइडेन को देगा, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी को देगा। तो इस आधार पर ये वोट अपने यहाँ इनको देते हैं, ना कि डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट हैं उनको देते हैं। पर ये मान करके देते हैं कि ये जो यहाँ पे प्रत्याशी खड़ा किया गया है इस पार्टी के द्वारा, ये अपना वोट जो बाइडेन को देगा, डेमोक्रेटिक पार्टी को देगा, और वो प्रेसिडेंट जीत के आएंगे। तो उस प्रकार से ये पूरा इलेक्शन का प्रोसेस चलता है वहाँ पे। तो अभी बात क्या की जा रही है कि यूएसए में बात ये की जा रही है कि अभी जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर कौन होते हैं, यहाँ पे जो प्रत्याशी जीत करके जाते हैं, ऐसे 538 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 सदस्य हैं। जीतने के लिए उनको पता है कि 270 मेजोरिटी चाहिए होती है। अब क्या हो सकता है
कि इनमें से बहुत ज़्यादा स्तर पर यदि दल बदल या ऐसा हो जाता है कि लोग वोट करने नहीं जाते हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी से यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो जो बाइडेन बता रहे हैं कि ये जीत करके आएंगे तो बन जाएंगे प्रेसिडेंट, अगर इनके सपोर्ट में लोग या तो वोट देने नहीं आते हैं या क्रॉस वोटिंग कर देते हैं यहाँ पे, तो ये ज़्यादा संभावना तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो दोबारा ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो प्रेसिडेंट बन जाएं। तो ऐसी संभावना इस आर्टिकल में बताई गई है कि ये भी हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज का होता है कि यहाँ से अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, मतलब कौन प्रेसिडेंट बनेगा यहाँ से इलेक्ट किया जाएगा। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये चुनता है लोगों को। तो इसके अलावा बताया गया कि यदि ऐसा होता है कि वो अपने वोट क्रॉस वोटिंग करते हैं या वोट नहीं देने आते हैं, तो दल बदल का कानून भी है वहाँ पे, वो भी लागू किया जा सकता है, जिसके तहत सजा और जुर्माने के प्रावधान है। तो आप मेरे को बताइए, भारत के अंदर दल बदल कानून कब लाया गया था, किस वर्ष लाया गया था, जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, और सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था दल बदल कानून। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। तो ये निर्वाचक मंडल आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है कि ऐसा नहीं कि मेजोरिटी वोट यदि किसी पार्टी को मिल गए तो वो पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाएगा वहाँ पे, नहीं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे आपको जीतना होगा, मतलब वाकई में आपको यहाँ पे जीतना होगा। आपको 270 प्लस वोट यहाँ पे हासिल करने होंगे, तब जाके आप यूएसए के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यहाँ से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिए हैं, तो इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। ये जो कोविड-19 के समय की बात की जा रही है, तो यहाँ बता रहे हैं कि सालाना लक्ष्य का 120% घाटा बढ़ गया है, राजकोषीय घाटा। आप एक बात मान के चलिए, इकोनॉमी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है दो, राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा। तो ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। कैसे चलते हैं? राजकोषीय घाटा तभी ज़्यादा बढ़ता है जबकि राजस्व कम होता है, मतलब गवर्नमेंट की राजस्व की प्राप्ति कम हुई है। कारण क्या है कि कोविड-19 के कारण सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो गई थी, सरकार को केवल खर्चा करना पड़ रहा था, रेवेन्यू का बंद हो गया था, कुछ भी रेवेन्यू नहीं आ रहा था उसके पास। तो जब किसी के पास रेवेन्यू आएगा ही नहीं, जब कोई इनकम होगी नहीं, तो अपने खर्चे कैसे मेंटेन करेगा? वो खर्चे मेंटेन करने के लिए क्या करेगा? वो लेगा उधार। तो उधार का मतलब ही यहाँ पे राजकोषीय घाटा है। फिर आप जितना ज़्यादा उधार लेते जाएंगे तो वो आपका घाटा बढ़ता जाएगा आपके ऊपर। इस घाटे को बोलते हैं, इसका टर्म जो है उसको बोलते हैं राजकोषीय घाटा। और राजस्व घाटा जो होता है कि आपकी जो इनकम है वो आपको इनकम प्राप्त नहीं हो रही जितनी आपको चाहिए थी, उसको हम बोलते हैं राजस्व घाटा। दोनों ही टर्म एक साथ जुड़ी होती हैं ये। यदि आपका राजस्व घाटा ज़्यादा होगा आपका, तो इट मीन्स आपको राजकोषीय घाटा भी आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको उधार लेना पड़ेगा, आपको लोनिंग करनी पड़ेगी अपने खर्चों को मेंटेन करने के लिए। तो ये इस प्रकार से दोनों ही टर्म इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा एक एक्ट लाया गया था, FRBM एक्ट 2005 में, इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल बजटरी मैनेजमेंट एक्ट है ये, FRBM एक्ट। तो इसके अध्यक्ष थे NK सिंह जी थे, जो कि अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं केंद्र में, NK सिंह जी। इसका लक्ष्य था कि 3% आपको लेके आना राजकोषीय घाटा। ये जो FRBM एक्ट लाया गया था, इसके द्वारा बताया गया था कि सरकार को अपना राजकोषीय घाटा 3% लाना है, GDP का 3% तक लाना है राजकोषीय घाटा को। लेकिन अभी ये हो नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है राजकोषीय घाटा। तो ये एक बुरी बात है, मतलब एक अच्छी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि राजकोषीय घाटा कम से कम आपका होना चाहिए। ये इस प्रकार की बात बोलता है FRBM एक्ट। तो इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें ये इकोनॉमी से संबंधित। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, अवेयरनेस की चीज़ है ये। तो दिसंबर से बदलेगा ATM से पैसे निकालने का नियम, ये बात बताई गई है। तो क्या नियम बदलेगा? नियम ये है कि यदि आप 10,000 से ऊपर ATM से अपने रुपए निकालते हो, विड्रॉल करते हो, तो अब आपको एक OTP आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, तभी आप ये पैसे निकाल पाओगे 10,000 से ऊपर। लेकिन 10,000 से नीचे आप निकाल सकते हो, कोई OTP की आवश्यकता नहीं है। ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है, कोविड-19 के दौरान काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम देखने को मिले हैं। आपको पता होगा क्लोनिंग के जरिए काफ़ी ज़्यादा क्राइम किए जा रहे हैं। ये जो ATM मशीन है, यहाँ पर कुछ जो हैकर्स होते हैं अपने डिवाइस लगा देते हैं और आपके कार्ड्स की डिटेल्स स्कैन कर लेते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं ये लोग। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने ऐसा किया है कि 10,000 से ऊपर जो भी अमाउंट आप विड्रॉ करेंगे, उसके लिए आपको क्या चाहिएगा? एक OTP की जरूरत होगी, ताकि इस प्रकार के फ्रॉडों पर अंकुश लगाया जा सके, इनको रोका जा सके। इसलिए ये कदम उठाया गया है। तो इंपॉर्टेंट कदम है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक आइडिया भी होना चाहिए। पेज नंबर 10 से बात की जा रही है। तो ये आपको पता होगा, जो अपने फुटबॉलर थे बहुत ही फेमस, माराडोना। तो माराडोना का संबंध अर्जेंटीना देश से था, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनको अभी एक और टॉप फुटबॉलर हैं, वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं, पुष्पांजलि दे रहे हैं। तो इनका नाम है, ये भी एक लीजेंड है, इनका नाम है पेले। तो पेले जो है, इनका संबंध है ब्राजील देश से। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों खिलाड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं।
माराडोना का संबंध अर्जेंटीना से है और पेले जो खिलाड़ी हैं इनका संबंध है ब्राजील देश से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे इनकी पिक्चर आप देख सकते हैं। वन वर्ड सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज का, देख लेते हैं इसे एक बार। 5 इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे। तो पहला वर्ड है कैकोग्राफिस्ट, बहुत ही अच्छा वर्ड है, शानदार वर्ड है, इसके बारे में पता होना चाहिए। कैकोग्राफिस्ट कौन होते हैं? अ पर्सन हु इज बैड एट स्पेलिंग, ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, चाहे हिंदी की बात करें या हम इंग्लिश की बात करें, जो भी लिखते हैं वो वहाँ पे गलतियाँ करते हैं बार बार स्पेलिंग को लेकर के, तो इसको हिंदी बोलते हैं अशुद्ध बर्तनी लेखक। ऐसे लोग जो कि बहुत ही गंदा मतलब स्पेलिंग के मामले में बहुत ही गंदे हैं, गलत स्पेलिंग लिखते हैं, बार बार लिखते हैं, उनको बोलते हैं कैकोग्राफिस्ट। दूसरा वर्ड है काराकस। काराकस का मतलब क्या है? अ डेड बॉडी ऑफ एनिमल। आपने देखा हो कई बार गांव के बाहर एरिया में आपको सड़े हुए जो जानवर हैं उनकी लाशें मिलती हैं, तो उनको हम बोलते हैं, उनके लिए वर्ड आता है इंग्लिश में, उनको बोलते हैं काराकस, हिंदी में बोलते हैं इसको शव। लेकिन ये एनिमल्स के मामले में यूज़ किया जाता है ये जो वर्ड है काराकस, तो इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। तो इसका हिंदी में अर्थ है शव। तीसरा है कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का क्या मतलब है? ये है ए सडन इवेंट दैट कॉजेज मैनी पीपल टू सफर डिजास्टर। एक अचानक से कोई तूफान जैसा, भूकंप जैसा कुछ आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कैटास्ट्रोफ आ जाना, यानी कि कोई महाविपत्ति आ गई है, बहुत सारे लोगों की जान आफत में आ गई, इसको वर्ड है इसके लिए कैटास्ट्रोफ, महाविपत्ति। अचानक से कोई इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है इसमें। चौथा वर्ड है सेंटेनेरियन। सेंटेनेरियन, सेंट आपने सुना होगा वर्ड, सेंट का मतलब होता है 100 से संबंधित होता है सेंट। यहाँ पे वर्ड को आप तोड़ सकते हैं, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं वर्ड को, तो आपको कहीं भी ऐसे वर्ड मिल जाते हैं। सेंट मतलब 100 से संबंधी मामला है कुछ। तो देखते हैं आगे क्या है। अ 100-year-old मैन, इसका मतलब है एक 100 साल का आदमी। तो 100 साल के व्यक्ति के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है सेंटेनेरियन, इंपॉर्टेंट है। पांचवा है कीरोपोडिस्ट। ये वर्ड है कीरोपोडिस्ट, इसका मतलब है अ पर्सन हुज जॉब इज टू ट्रीट माइनर प्रॉब्लम्स एंड डिजीजेज ऑफ पीपल्स फीट, यानी कि पैरों से संबंधी जो माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, जो बीमारियां होती हैं, उनको ट्रीट करने के लिए जो व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं पाद चिकित्सक, हिंदी में बोलते हैं पाद चिकित्सक। पाद मतलब पैर, पैरों से संबंधी जो डॉक्टर है, जो चिकित्सक है, उसके लिए वर्ड आता है कीरोपोडिस्ट। तो मुझे आशा है कि सेक्शन आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।